अकबर, बीरबल और चतुर किसान की बेटी। बहुत समय पहले की ही बात है। उस जमाने में जब बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक चतुर किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था और उसकी एक बेटी थी, साक्षी। साक्षी गांव में अपनी तेज दिमाग और हंसमुख स्वभाव के कारण सबकी प्रिय थी। लोग उसे बस चतुर किसान की बेटी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो जमीन के काम सब सीखती, मर्जी से सवाल पूछती और कभी किसी बात से घबराती नहीं थी। गांव का नाम आनंदपुर था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। वहां की हवा में हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू रहती, लोगों के चेहरे पर मेहमानवाजी थी और भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण लोग खुश थे। पर एक चीज थी जो सबको बेचैन कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से गांव के खेतों में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। रातों रात कुछ फसलें आधी सूख जाती, कुछ जगहों के पानी का स्तर घट जाता और कुछ जुगाड़ किए गए बाड़ों के बीच से गायें गायब हो जाती, जैसे किसी ने रातों रात चीजों को छीन लिया हो। किसान परेशान थे। हरिदास ने कहा, यह किसी चालबाजी या शैतानी काम जैसा है। हम रोज जागकर अपनी फसल की रक्षा करते हैं, पर फिर भी क्षति हो जाती है। गांव वालों ने मिलकर फौरी तौर पर पहरे लगाए, मगर जो होता वो तब भी होता रहा। लोग धीरे धीरे आशंकित और थक गए। एक रात साक्षी अपने पिता की खटिया पर बैठी धुंधली लालटेन की रोशनी में सोचती रही। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या ये कोई मानव है जो चोरी कर रहा है? क्या कोई जानवर है? या फिर ये कुछ और, कोई रहस्य? साक्षी ने देखा कि गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, वर्षों से वीरान पड़ी, और लोगों की धारणाएं थी कि हवेली के पास अजीब आवाजें आती है। क्या हवेली का कोई संबंध इन घटनाओं से? पर जब भी किसी ने हवेली की तरफ देखा, वहां सन्नाटा ही दिखा। अगले दिन साक्षी ने गांव के युवकों से कहा, हमें पुरानी हवेली की और भी जांच करनी चाहिए। वहां से होकर जो भी निकलता होगा वो रात में ही आता होगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा यह बेवकूफी है, पर साक्षी की बातों में जो दृढ़ता थी, उसने कुछ लोगों को मनाया। रात आई और साक्षी ने कुछ मिलकर योजना बनाई। पर उसी दौरान खबर पहुंच गई कि अकबर शाही यात्रा पर निकले हैं, पास के जिले की ओर, और कुछ दिनों में उनका दरबार इसी इलाके से गुजरने वाला है। गांव वालों ने सोचा, अगर अकबर तक ये मामला पहुंचे तो दरबार सख्ती कर सकता है और किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम भी लग सकता है। इसलिए गांव के मुखिया ने सोचा कि बेहतर होगा कि वे पहले बीरबल को सूचना भेजें। बीरबल, जो अकबर के सबसे बुद्धिमान सलाहकार थे, अक्सर ऐसी पेचीदा समस्याओं को हल करते थे बिना किसी दिखावे या कठोरता के। पत्र पहुंचने पर बीरबल ने प्रश्नोचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, आइए, मैं कुछ दिनों के लिए आनंदपुर आकर देखता हूं। बीरबल का आना गांव में एक उम्मीद की कड़ी बन गया। लोग उत्साहित और कुछ से चिंतित भी थे, क्योंकि बीरबल की पूछताछ से जो सच निकलता वो हर किसी के लिए आरामदायक नहीं होता। जब बीरबल गांव पहुंचे, उन्होंने रहस्यमय घटनाओं के बारे में लंबी बातचीत के बजाय जमीन पर जाकर खुद देखकर निर्णय लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, खेतों में किस समय नुकसान अधिक होता है और जिन स्थानों पर घटना हुई थी वे समानता रखते हैं या नहीं। बीरबल हर जगह ध्यानपूर्वक देख रहे थे, किंतु एक बात ने उनकी नजर जल्दी ही खींच ली। जो खेत प्रभावित हुए थे वे सारे गांव के पूर्वी किनारे पर थे और वही पुरानी हवेली स्थित थी। एक मामूली रूपरेखा बनते बनते बीरबल ने कहा, हवेली में कुछ रहस्य होगा, पर यह जरूरी नहीं कि वहीं से सब कुछ हो रहा हो। सही समाधान के लिए हमें रात में पैनी निगाह रखने की जरूरत है। साक्षी ने बीरबल को देखा। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में योजनाएं बन रही थी। उसने बीरबल से कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूं। मैं गांव और उसके रास्तों को जानती हूं, और अगर हमें छुपकर कुछ देखना हो तो मैं सबसे बेहतर कर सकती हूं। बीरबल ने प्यार भरी झलक दी और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी सूझबूझ काम आएगी।
3 रातें बीतने वाली थी जब गांव ने वाचिंग का कार्यक्रम बनाया। भोर से पहले कुछ युवा खेतों के किनारे छुपे तो कुछ पुरानी हवेली के आसपास घेराबंदी में लगे। साक्षी ने भी रात के अंधेरों में उन छुपकर बैठने वालों में एक थी, पर वो केवल छुपकर नहीं बैठी। उसने आश्चर्यजनक रूप से एक छोटी सी तंबू और कुछ साधारण टिन की प्लेटें रख ली और एक पुरानी बीन में कुछ चावल रख लिए, एक तरह का लालच, ताकि कोई आया तो उसकी रुचि हो। पहली रात कुछ हुआ नहीं, दूसरी रात भी शांति बनी रही, पर तीसरी रात जब आधी रात का समय हुआ और हवाएं मंद पड़ गई, गांव के कोने कोने से एक हल्की सरसराहट आई, जैसे किसी ने घास पर धीरे धीरे कदम रखे हों। साक्षी ने अपने दिल की धड़कन बढ़ते महसूस की, पर उसने धैर्य रखा। एक छाया धीरे धीरे हवेली की ओर आई। छाया खामोशी से बागीचे से निकलकर फसल के बीच चली और उसकी चाल मानवीय लगती थी, पर कुछ और भी अजीब था। वो बहुत घाटे से चलती थी, मानो वो रास्ता जानती हो, जैसे उसका उद्देश्य कुछ और था। छाया ने चुपके से फसलों की ओर बढ़कर कुछ बाधों में हाथ डाला, पर वहां उसने फसल नहीं ली। उसने पानी के निकास की छोटी छोटी नलियों में से कुछ को बंद किया और कुछ में पत्थर रख दिए, ताकि अगली सुबह कुछ और सूख जाए। छाया ने पशुओं की घेरियों के एक हिस्से का ताला थोड़ा ढीला कर दिया, ताकि कोई गाय बाहर निकल सके और भटक जाए। ये मनुष्य की करतूत जैसी थी, पर फिर भी किसी साधारण चोर की नहीं, क्योंकि उसे फसल में सीधा नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं थी। वो रणनीति से कर रहा था। ठीक तब साक्षी ने चुपके से बाहर आकर अपने हाथ से तिन की प्लेट को धटाकर जोर से पकड़ी, जैसे कोई आवाज देना। छाया कुछ हैरान होकर रुक गई, पर साक्षी ने अचानक जाल नहीं फेंका। वो सिर्फ धीमे स्वर में बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें क्या मिलना है सबसे? छाया ने कुछ पल तक सन्नाटा साधा और फिर झुककर बोली, मेरा नाम राही है। मैं हवेली का एक पुश्तैनी रखवाला हूं। मेरी जमीन बहुत सालों पहले बिक गई थी। लोग कहते हैं हवेली अब खाली है, पर हमने तब से ही देखा कि कुछ लोग रात में आते हैं और पानी की पाइपों को खोफ देकर फसलें सूखा देते हैं। हम अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, पर यह तरीका सही नहीं। साक्षी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो हमें सजा से पहले समाधान चाहिए। तुम चोरी करोगे तो गांव का भरोसा घटेगा और लोग तुम्हें मार देंगे। उसी समय बीरबल ने चुपके से पास आकर स्थिति देख ली थी। उन्होंने कहा, राही, तुम्हारा दुख समझ में आता है, पर ऐसा किया जाना नहीं चाहिए। पर यह भी साफ है कि तुम अकेले नहीं हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हें निर्देश दे रहे हैं, और शायद हवेली के अंदर कोई ऐसा है जो बड़ा खेल रच रहा है। बीरबल की बात सुनकर साक्षी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, हवेली में क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है कि लोग रातों रात फसलों के साथ खेलें? राही ने कहा, कुछ दिन पहले हवेली की दीवार में एक लकड़ी का पिटारा मिला। उसमें कुछ सूखे कागज और एक छोटी धातु की नली थी। उसमें कुछ चिन्ह बने थे, अजीब सी बनावट जैसे किसी नक्शे की तरह। तभी से अजीब मिजाज लोग आते हैं। वे कहते हैं कि उस हवेली के नीचे एक पुराना कक्ष है, शायद खजाना, शायद कोई बुनियादी चीज, पर उन्हें डर है कि बाकी गांव वाले जान न ले। बीरबल ने आंखें ऊपर की ओर उठाई और धीरे से मुस्कुराए। उनका मन किसी बड़े खेल की ओर संकेत कर रहा था। साक्षी ने तब कह दिया, आइए हम सब मिलकर हवेली में जाकर देखें, पर चुपके से और बिना किसी को डराए। गांव वालों ने हिचकिचाहट दिखाई, पर आखिर में सहमति हो गई। सब मिलकर अगले दिन सवेरे हवेली की जांच करने का निश्चय किए। सुबह होते ही बीरबल, साक्षी, हरिदास और कुछ गांव वाले हवेली की ओर निकले। हवेली की लकड़ी की खिड़कियां टूटी पड़ी थी, पर दरवाजा भीतर से बंद था, जैसा कि सदियों से किसी ने आवाज लगाई न हो। बीरबल ने कहा, दरवाजे पर जोर न डालो। अगर अंदर कोई जाल पड़ा हो तो नुकसान हो सकता है। पहले हमें बाहर से निशान देखना होगा। वे चारों चुपचाप चारों तरफ घूमे और अचानक हरिदास ने ध्यान दिलाया। हवेली के एक कोने में जमीन थोड़ी हटकर दिख रही थी,
जैसे कुछ बड़ी चीज निकालने की निशानी हो। वहां बूढ़ी ईंटों का ढेर मिला और उसी ढेर के नजदीक कुछ जीन्स के धागे और धूल पर छोटे छोटे पाव के निशान थे। गांव वालों के बीच बेचैनी की लहर दौड़ी। बीरबल ने कहा, यह काम नजदीकी लोगों का नहीं है। ये किसी बाहरी गिरोह सा प्रतीत होता है, जो रात में आता है, काम करता है और फिर चला जाता है। साक्षी ने पूछा, तो उनकी मंशा क्या है? बीरबल ने बोला, ये मंशा हम एक रणनीति से जान लेंगे। तुम सब घर जाओ और सामान्य जीवन में लग जाओ। आज रात हम जांच कर ये देखेंगे कि हवेली के भीतर क्या है, पर ध्यान रहे इसे सार्वजनिक मत करो। जो कुछ होगा देखने के बाद ही कोई निर्णय ले। रात हुई। बीरबल ने साक्षी को सबसे भरोसेमंद साथी चुना। वे दोनों न्यूनतम रोशनी लेकर धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और फुसफुसाता हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र सिले हुए थे और एक कोने में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था। वहां पहुंचकर बीरबल ने अपने हाथ से दीवार के उस हिस्से पर रखा जहां जमीन हिली हुई थी। उन्होंने थोड़ी मिट्टी हटाई और एक छोटी सी धातु की हल्की सी ढक्कन खुल गई। उसके नीचे एक सीढ़ी उतर रही थी, जैसे कोई तहखाना हो। बीरबल ने कहा, यह हमारा रास्ता है। नीचे के कमरे में कोई रहस्य छिपा है। वे नीचे उतरे। सीढ़ियां संकरी थी और नीचे पहुंचकर उन्होंने पाया कि एक बड़ा कक्ष था, पर कक्ष का हर हिस्सा साफ साफ था, जैसे हाल ही में किसी ने वहां काम किया हो। कक्ष के बीचों बीच एक छोटा टेबल रखा था और टेबल पर वही पिटारा पड़ा था जिसको राही ने पहले बताया था। पिटारे के साथ कुछ पत्र और एक नक्शा रखा हुआ था। नक्शे पर कुछ गढ़वाले चिन्ह बने थे और एक स्थान पर एक छोटा डॉट था, ठीक वैसे ही जैसे गांव के पुराने कुएं के पास एक निशान हो। बीरबल ने पिटारे का निरीक्षण किया और पन्ने पलटे। उनमें से एक पन्ने पर लिखा था, सिर्फ वही खोल सकेगा जिसने 3 प्रश्नों के उत्तर सधे तरीके से दिए हों। यह वाक्य देखकर सभी की सांसें रुकी, क्योंकि जिले में केवल कुछ ही ऐसे लोग थे जो बुद्धि परीक्षा में पारंगत थे और बीरबल उनमें सबसे आगे थे। पर सवाल यह था, 3 प्रश्न कौन पूछेगा और किसका उत्तर देगा? अचानक कक्ष के एक कोने से धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया हो। कोई प्रयत्नपूर्ण कदम उठते हुए सामने आया, पर जब रोशनी पड़ी तो सभी चौंक गए। वो कोई असाधारण नहीं था। एक सादा सा आदमी, पर उसके हाथ में एक पुराना नोटबुक था और आंखें घोर शांति लिए हुई थी। उसने अपना परिचय नहीं दिया, पर उसकी बातों में एक असहज संवेदना थी। उसने कहा, मैं वही इंसान हूं जो ये सब चलता देखता रहा, पर मेरा उद्देश्य चोरी नहीं बल्कि परीक्षण करना था। साक्षी ने पूछा, परीक्षण? किस लिए? आदमी ने अपना सिर उठाया और कहा, यह पिटारा बीते जमाने में हमारे गांव के लोगों के बीच में बांटने का साधन था। इसमें अनाज, बीज और उन तरीकों के बारे में लिखा है जो कठिन समय में गांव वालों की मदद करते। पर कुछ लोग इसे हथियाना चाहते हैं और फिर गांव वालों को गुलाम बनाकर अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। मैंने तो सिर्फ ये देखा कि कुछ बाहरी लोग रात में आकर पाइपें बंद करते हैं ताकि गांव उज्जड़ हो जाए और वे बाद में उपकार का दिखावा कर सकें। उसकी आंखों में सच्चाई थी, पर साथ ही एक भारीपन भी। ये सुनकर बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ये सच है तो हमें पता लगाना होगा कि वे कौन हैं और उनका मकसद क्या है। 3 प्रश्नों की धारणा क्या है और क्यों ये पिटारा किसी की परीक्षा के रूप में रखा गया था? आदमी ने धीरे से कहा, पिटारा इसकी गारंटी है। यह साबित करने के लिए था कि जो भी इसे खोलेगा वो गांव के हित के लिए ही इसका उपयोग करेगा, न कि निजी स्वार्थ में। पिटारे के तीसरे प्रश्न के उत्तर के बाद ही असल चीज सामने आएगी, पर वो उत्तर किसी के दिल की सच्चाई से जुड़ा है। बीरबल ने एक प्यारी सी मुस्कान दी और तभी बाहर से हल्की सी हलचल हुई। किसी ने बाहर शोर मचाया, दरबारियों का एक व्यक्ति आया है। गांव के मुखिया ने कहा
कि अब अखबार के एक गुप्त संदेश के माध्यम से कुछ दरबारी उत्सुक होकर आ रहे हैं। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, ठीक है, हम उस व्यक्ति को यहां आने दें। शायद वही हमारे लिए अगला संकेत दे। पर साक्षी के मन में एक योजनात्मक विचार आया। उसने सोचा कि यदि सही समय पर गांव वालों का भरोसा पिटारे के जतन के साथ जोड़ा जाए तो वे बाहरी शक्तियों को रोक सकते हैं। पर उसी समय हवेली की एक पुरानी दीवार के पीछे से एक हल्का सा रोशनी दिखाई दी और किसी ने धीरे से हंसने की आवाज निकाली, मानो कोई इसे देख रहा हो और सब कुछ एक खेल समझ कर रहा हो। बीरबल ने कहा, खेल बड़ा है, पर हमें इसका अंजाम उसी तरह देखना है जिससे गांव सुरक्षित रहे। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा कि वे दरबारियों का स्वागत शांति से करें, पर किसी भी कड़े कदम से पहले बीरबल को मौका देना चाहिए कि वे हालात की सही तस्वीर अदालत में पेश करें। दरबारियों के आने का समाचार फैला और अकबर को भी बताया गया। अकबर ने सोचा कि यह मामूली विवाद है, पर बीरबल ने उनसे आग्रह किया कि वे आनंदपुर के मामलों में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इस तरह की मामलों में अक्सर बाहरी मंशाएं छिपी रहती है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो सोचते हो वही करो, पर परिणाम मेरे सामने रखो। बीरबल ने गेंद उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है बादशाह। अब गांव में माहौल तना हुआ था। कुछ लोग भयभीत थे, कुछ आश्चर्यचकित और कुछ उत्सुक कि आखिर 3 प्रश्न क्या होंगे। बीरबल ने बताया कि पहला प्रश्न उस व्यक्ति की नीयत का परीक्षण होगा, तुम किस लिए ये पिटारा खोलना चाहते हो। दूसरा प्रश्न उस व्यक्ति की समझ का होगा, इस पिटारे में जो जानकारी है उसे कैसे बांटा जाना चाहिए। और तीसरा प्रश्न था, तुम्हारा अंतिम निर्णय क्या होगा जब तुम्हें इस पिटारे में वह चीज मिल जाए जो तुम्हें शक्ति दे सकती है। गांव वालों ने महसूस किया कि ये केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं है, बल्कि चरित्र की भी। कुछ लोगों ने सोचा कि वे इस तरह की परीक्षा में सफल नहीं होंगे, पर बीरबल ने कहा कि जो सच्चाई से काम करे वो कभी नहीं हारता। अंत में फैसला हुआ कि पिटारा गांव के मुखिया और बीरबल की मौजूदगी में खोला जाएगा और अकबर के एक प्रतिनिधि नजदीक देखेंगे। उस दिन पूरा आनंदपुर एक अजीब सी प्रतीक्षा में रह गया। बीरबल ने साक्षी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी इस क्षण का हिस्सा होने दो। साक्षी ने सिर हिलाकर हामी भरी, क्योंकि उसकी अंदर की जिज्ञासा अब चरम पर थी। पिटारा खोला गया। भीतर बीज, कुछ दस्तावेज और एक छोटा सा सिलसिला मिला, पर सबसे ऊपर एक पत्र था। बीरबल ने पत्र उठाया और सबके सामने पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, यह पिटारा किसी के निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पर गांव की भलाई के लिए रखा गया था। अगर कोई इसे अपनी सत्ता के लिए उपयोग करेगा तो ये गांव की आत्मा को खो देगा। इसलिए इसे केवल उन्हीं के हाथों सौंपो जिनके कार्यों से गांव का भला सिद्ध हो। पत्र के साथ एक नक्शे की ओर इशारा था। नक्शे पर वही डॉट जिसे पहले देखा गया था, कुएं के पास। सबने एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे सफेद हो गए और कुछ के चेहरे चमक उठे, क्योंकि कुछ लोग जानते थे कि कुआं के पास ही गांव का पुराना तहखाने का दरवाजा है। बीरबल ने कहा, अब असल परीक्षा यह है, क्या हम इस जानकारी का उपयोग गांव की मदद के लिए करेंगे या इसे खुद के लिए रखेंगे। ये वो क्षण था जहां लोगों के चरित्र की परख की जानी थी। पर तभी अचानक हवेली की पुरानी छत से एक हल्की सी खनक हुई और बाहर से एक सशक्त आवाज आई, तुम सब कितने भोले हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि पिटारा और नक्शा सिर्फ तुम्हारे पास रहकर तुम्हें सम्मान दिलाएगा। बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो तुम्हारे गांव का उपयोग कर सकती हैं और वे तुम्हें गुलाम बना सकती हैं। आवाज अनजान थी, पर उसके शब्दों में एक ठंडक थी जो सबके दिलों में घुस गई। किसी ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, पिटारे की सारी जानकारी गांव के सभी घरों में बांटकर सबको जागरूक करना। दूसरा, हम इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में रख दें, ताकि ये दुरुपयोग न हो।
हर रास्ते के फायदे और नुकसान हैं। लोग उलझन में थे। तभी साक्षी ने उठकर कहा, हमें जनता की शक्ति में भरोसा करना चाहिए। यदि हम सब मिलकर इस ज्ञान को बांटेंगे तो कोई भी बाहरी ताकत इसे अकेले नहीं छीन पाएगी। कुछ लोग सहमत हुए, पर कुछ ने कहा कि यह विचार जोखिम भरा है, क्योंकि जानकारी फैलने पर अंदरूनी अलगाव भी हो सकता है और कुछ लोग इसका लाभ उठाकर सत्ता जता सकते हैं। यहां बीरबल ने सबकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं एक तीसरा विकल्प सुझाता हूं, पर यह निर्णय इसलिए जोखिम भरा है कि इसे समझने के लिए साहस चाहिए। मैं इसे तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर एक चीज याद रखना, असली शक्ति केवल जानकारी में नहीं, पर निर्णय लेने की ईमानदारी में है। सबकी नजरें बीनती हुई, क्योंकि बीरबल की बात में कुछ और भी अर्थ छिपा था। वे चाहते थे कि गांव खुद आगे आए और निर्णय ले, तभी वो निर्णय स्थायी और न्यायसंगत होगा। फैसला स्थिर न हो पाया। कुछ लोग सामूहिक निर्णय के पक्ष में थे, कुछ नहीं। अचानक राही ने कहा, मैं जानता हूं कि नक्शे का एक और अर्थ हो सकता है। ये केवल भौतिक खजाने की ओर नहीं, बल्कि किसी पुराने समझौते की ओर भी इशारा कर सकता है, जो गांव की जमीन और पानी के उपयोग से जुड़ा है। शायद जो लोग रात में आ रहे हैं, वे किसी पुराने अधिकार को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर गलत तरीके से। ये बात सुनकर एक नई परत खुल गई कि मामला केवल लालच का नहीं, बल्कि अधिकारों और इतिहास का भी है। बीरबल ने सबको समझाया कि समय सूझबूझ का मांग रहा है, पर वहीं अकबर के प्रतिनिधि ने चिंता जताई कि यदि गांव अब अपनी तरफ से निर्णय नहीं लेता तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और फैसला कठोर हो सकता है, जिसके दुष्परिणाम गांव भुगत सकता है। ये सुनकर गांव वाले परेशान हो उठे। कुछ ने भय से कहा कि शायद बेहतर होगा कि वे अकबर से पहले पूछ लें और अपना पूरा मामला साफ कर दें, पर इससे भी एक जोखिम था। बाहरी हस्तक्षेप से गांव के साधारण लोगों की जिम्मेदारियां और सीमाएं बढ़ सकती थी। अब न केवल पास के लोग, बल्कि बाहर के लोग भी इस खेल में शामिल हो गए थे। फसलों के नुकसान की असल जिम्मेदारियां, नक्शे के अर्थ, पिटारे का उद्देश्य, सब कुछ एक जटिल गांठ में बदल गया था। और सबसे बड़ी बात, साक्षी की आंखों में अब एक नई आग थी। न वो चाहती थी कि गांव का अधिकार छिन जाए, न वो चाहती थी कि वह किसी बाहरी की मोहर बनकर रह जाए। उसने ठान लिया कि वो सच की तह तक जाएगी, चाहे उसे खुद ही कोई कीमती पहचान खोनी पड़े। आनंदपुर गांव के ऊपर अब मानो कोई अदृश्य परछाई मंडरा रही थी। हवेली की दीवारों में दबी पुरानी बातें अब धीरे धीरे लोगों की जुबानों पर आने लगी थी। हर घर में, हर चौपाल पर चर्चा थी। पिटारे में क्या है? कौन लोग हैं जो इसे हथियाना चाहते हैं? और आखिर साक्षी इतनी दृढ़ क्यों है? बीरबल अब भी गांव में ही थे। वे हरिदास के घर के पास बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठते और धीरे धीरे गांव वालों से बातें करते। उनका तरीका बहुत शांत था। वे किसी से सीधे सवाल नहीं करते थे, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछते कि लोग अनजाने में ही अपने मन की बातें कह दें। एक दिन उन्होंने साक्षी से पूछा, साक्षी, अगर तुम्हें यह पिटारा सौंप दिया जाए तो तुम क्या करोगी? साक्षी ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं इसे पूरे गांव की अमानत बनाऊंगी। किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा तुमने, पर जब अमानत सबकी हो तो जिम्मेदारी भी सबकी होती है, और यही जगह सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। साक्षी ने उस बात को दिल से लगा लिया। वो रात भर जागती रही। उसने तय किया कि अगर गांव को बचाना है तो पहले उसे सच ढूंढना होगा कि पिटारे में असल में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग रात में खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगली रात साक्षी ने चुपचाप हवेली का रास्ता लिया। अब वहां किसी का आना जाना बंद था। बीरबल ने सबको कहा था कि कुछ दिन तक हवेली में कोई न जाए, ताकि बाहर के लोग लापरवाह होकर अपनी हरकतें दोहराएं। साक्षी जानती थी कि यह बीरबल की एक चाल है। बाहर के लोग अगर दोबारा आएंगे तो वे खुद ही अपने रहस्य खोलेंगे। रात का तीसरा पहर था। हवा बिल्कुल शांत थी।
साक्षी ने दीवारों को टटोला और नीचे उतरने वाली वही पुरानी सीढ़ी ढूंढ ली। नीचे सब वैसा ही था, सिवाय एक चीज के, पिटारा गायब था। उसकी सांस थम गई। वो इधर उधर खोजने लगी, पर कुछ नहीं मिला। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। साक्षी, डरना मत। वो झटके से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। आवाज बहुत धीमी और थकी हुई लग रही थी। साक्षी ने एक क्षण के लिए सोचा कि ये उसका भ्रम है, पर आवाज दोबारा आई। पिटारा वहां नहीं है जहां तुम सोचती हो। वो वहां है जहां सच को छिपाया गया है। वो समझ न पाई कि इसका मतलब क्या है। वो वापस बाहर निकली और देखा कि हवेली के पीछे मिट्टी थोड़ी हटी हुई है, जैसे किसी ने कुछ दबाया हो। उसने मिट्टी को खोदा। अंदर एक छोटा लकड़ी का संदूक था। वो पिटारा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा कागज रखा था। अगर तुम सच की तलाश में हो, तो अगले 3 सूर्योदय तक इसे मत खोलना। साक्षी उलझन में थी, पर उसने वो संदूक उठाया और चुपचाप घर ले आई। उसने पिता से कुछ नहीं कहा। रात उसने संदूक को अपने कमरे में रखकर दरवाजा बंद किया और सोचती रही, कौन है जो ये सब जानता है और क्यों चाहता है कि मैं 3 दिन तक कुछ न करूं। उधर बीरबल ने भी देखा कि हवेली के आसपास कुछ नए पैरों के निशान मिले हैं। वे सीधे गांव की सीमा की तरफ जा रहे थे, जहां से जंगल शुरू होता था। वहां से कोई बाहर से आया था या अंदर से गया था, यह समझना मुश्किल था। उन्होंने हरिदास से कहा, यह सिर्फ गांव का मामला नहीं लगता, कोई दूर का व्यक्ति इसमें शामिल है, शायद वही जो हवेली के नीचे का रहस्य जानता है। हरिदास ने चिंतित होकर पूछा, क्या हमें बादशाह को बताना चाहिए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अभी नहीं। अगर हम अकबर को बताएंगे तो राज्य के सैनिक आएंगे और वे अपनी तरह से फैसला करेंगे। तब सच के बजाय डर छा जाएगा। हमें पहले भीतर का सच देखना होगा। तीसरे दिन साक्षी ने देखा कि गांव में कुछ नए चेहरे घूम रहे हैं। वे कहने को व्यापारी लग रहे थे, लेकिन उनकी चालढाल अलग थी। एक आदमी बार बार गांव के पुराने कुएं के पास जाता था। दूसरा हवेली के पीछे मिट्टी की जांच करता था। साक्षी को समझ आ गया कि ये वही लोग हैं जो उस पिटारे के पीछे पड़े हैं। उसने चुपचाप उनके पीछे जाना शुरू किया। एक शाम उसने देखा कि वही आदमी खेतों के पास किसी से गुप्त बातें कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुंशी था, जो अकबर के रिकॉर्ड रखता था। साक्षी ये देखकर हैरान रह गई। मुंशी तो हमेशा गांव के भले की बातें करता था, फिर वह किसी बाहरी आदमी से गुप्त बातें क्यों कर रहा है? उसने धीरे धीरे पास जाकर सुना। बाहर का आदमी कह रहा था, बस पिटारा हमारे हाथ लग जाए, फिर ये गांव हमारे नाम की जागीर हो जाएगा। बीरबल को जितना समझदार समझते हो, वो उतना है नहीं। वो सबूत ढूंढने में उलझा रहेगा और हम असली चीज निकाल लेंगे। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घर लौटकर वो बात बीरबल को बताई। बीरबल ने बिना भाव बदले कहा, मुझे पता था कि कोई अंदर का व्यक्ति भी शामिल है। अब हमें अगला कदम सावधानी से उठाना होगा। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक नकली पिटारा तैयार करवाया, बिल्कुल वैसा जैसा असली था। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज, नकली बीज और एक नक्शा रखा गया जो हवेली के एक गलत हिस्से की ओर इशारा करता था। बीरबल ने कहा, हम इसे सार्वजनिक करेंगे ताकि जो लोग इसे चुराना चाहते हैं वे खुद सामने आ जाएं। गांव में अगले दिन घोषणा हुई कि पिटारा मिल गया है और अब दरबार में सौंपा जाएगा। पूरे गांव में उत्सुकता फैल गई। वही व्यापारी और मुंशी भी चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि अगर पिटारा सच में बीरबल के हाथ लग गया तो उनकी चाल बेकार हो जाएगी। रात में जब सारा गांव सो रहा था, तो वही 2 आदमी चुपचाप घरों के बीच से निकलकर हवेली की तरफ गए। वे ये सोच कर गए कि असली पिटारा वही छिपा होगा, पर उन्हें क्या पता था, साक्षी और बीरबल दोनों पहले से हवेली में छिपे थे। जैसे ही उन्होंने फर्श खोदा,
बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, देखो, जब चोरी करने वाला डरता है तो उसका हाथ कांपता है, पर जब सच्चाई उसके सामने आती है तो उसका चेहरा सफेद हो जाता है। दोनों पकड़े गए, पर साक्षी ने देखा, उनके चेहरे पर डर कम था, बल्कि अजीब सी मुस्कान थी। एक ने कहा, तुम सोचते हो हमें पकड़कर तुम जीत गए? असली पिटारा तुम्हारे पास नहीं है। साक्षी चौंक गई। क्या मतलब? वो बोला, जो तुम्हारे घर में है वही असली पिटारा है, और 3 दिन का इंतजार खत्म हो चुका है। ये सुनते ही साक्षी को वो संदूक याद आया जिसे उसने 3 दिन पहले पाया था। साक्षी तुरंत घर भागी। वहां पहुंचकर देखा, उसका कमरा खुला हुआ था और संदूक गायब था। उसने इधर उधर खोजा पर कुछ नहीं मिला। तभी बाहर हरिदास की आवाज आई, साक्षी, बाहर आओ। वो बाहर दौड़ी तो देखा, पूरा गांव इकट्ठा था। बीच में वही मुंशी और व्यापारी खड़े थे। मुंशी अब खुलकर कह रहा था, ये पिटारा हमारी जमीन का हक है। हमारे पुरखों ने इसे संभाला था। तुम सबने हमें लूटा, अब हमारी बारी है। गांव में हंगामा मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सच बोल रहा है। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। मुंशी, अगर ये सच है तो हमें कोई सबूत दो। मुंशी ने संदूक की ओर इशारा किया। ये रहा सबूत। इसमें दस्तावेज है जो बताते हैं कि ये जमीन दरबार के नहीं, हमारे परिवार के हिस्से में थी। बीरबल ने धीरे से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे, लेकिन उन पर दरबार की मुहर नहीं थी। फिर भी वे इतने पुराने थे कि तुरंत झूठ नहीं कहे जा सकते थे। साक्षी ने कहा, अगर ये सच है तो तुम्हें फसलें क्यों बर्बाद करनी पड़ी? क्यों तुमने रात में चोरी की? मुंशी हंसा, क्योंकि हमें पता था कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा जब तक डर न फैले। हमने डर फैलाया ताकि ध्यान यहां आए। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, और अब जब ध्यान आ गया तो तुम सच को तोड़मरोड़ कर अपने पक्ष में करना चाहते हो। लेकिन याद रखो, जो बात हिंसा से शुरू होती है वो कभी न्याय पर खत्म नहीं होती। उन्होंने गांव वालों से कहा, इन लोगों को कैद मत करो, बस इनकी सच्चाई सामने रखो। राज्य में न्याय तब होगा जब सब बातें खुलकर हों। अगले ही दिन दरबार से संदेश आया। अकबर को सब खबर मिल चुकी थी। वे खुद आनंदपुर आने वाले थे। गांव में हलचल मच गई। सब सोचने लगे, अब क्या होगा? क्या बादशाह दोनों पक्षों को सुनेंगे या सीधे सजा देंगे? साक्षी के मन में भी डर था। पर उसी शाम उसे अपने घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, साक्षी, पिटारे की कहानी अब भी अधूरी है। जो दिख रहा है वही सच नहीं है। पिटारे का दूसरा हिस्सा वहां है जहां धरती और पानी मिलते हैं। अगर तुम सच में गांव को बचाना चाहती हो तो सूर्योदय से पहले वहां पहुंचो। वो समझ गई कि ये कुएं की तरफ इशारा है। भोर का समय था। आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था। साक्षी अकेली कुएं के पास पहुंची। वहां शांति थी। उसने ध्यान से देखा। कुएं की दीवारों में एक ईंट कुछ उभरी हुई थी। उसने उसे खींचा और अंदर एक छोटा लोहे का बक्सा था। ये असली पिटारा था। बक्से पर कोई ताला नहीं था, पर उस पर एक पंक्ति लिखी थी, सच्चाई उसी की होगी जो इसका उपयोग सबके लिए करे, न कि खुद के लिए। साक्षी ने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर न सोना था न गहने, बस कुछ बीज, कुछ दस्तावेज और एक पुराना ग्रंथ था। जीविका रहस्य उस ग्रंथ में लिखा था कि गांव में जल और भूमि को साझा तरीके से उपयोग किया जाए ताकि कोई भी भूखा न रहे। साक्षी ने पन्ने पलटे तो समझ आई कि ये वही योजना थी जो कभी अकबर के आदेश पर बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ खो गई थी। यानी ये पिटारा असल में ज्ञान का प्रतीक था, संपत्ति का नहीं। दोपहर में अकबर आनंदपुर पहुंचे। सैनिकों के साथ बीरबल भी खड़े थे। गांव के दोनों पक्ष सामने थे। अकबर ने कहा, सुना है यहां एक पिटारे को लेकर झगड़ा है। अब फैसला दरबार में नहीं, यही होगा, क्योंकि सच वही रहता है जहां मिट्टी
और लोग दोनों गवाही दें। बीरबल ने इशारा किया, जहां बादशाह हो वहां झूठ की कोई जगह नहीं होती, और ये साक्षी है जिसने न डरकर न लालच में आकर सच को सामने लाया है। साक्षी ने पिटारा खोला और सबके सामने रखा। अकबर ने ग्रंथ देखा और चुप रहे। फिर बोले, कभी कभी खजाना सोने का नहीं होता। असली खजाना वो ज्ञान है जो लोगों को बराबरी से जीना सिखाए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। मैं कहता हूं, इस गांव की बेटी ने आज वो काम किया है जो कोई दरबारी भी नहीं कर पाता। इस पिटारे को इसी गांव की देखरेख में रखा जाए और हर साल गांव के बच्चे इसे पढ़ें ताकि वे जान सके कि सत्ता से बड़ी चीज है साझेदारी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा तुमने। सारे गांव में खुशी फैल गई। पर जब सब लौट रहे थे तब बीरबल ने साक्षी से धीरे से कहा, साक्षी, एक बात बताओ, वो चिट्ठी जिसने तुम्हें कुएं तक पहुंचाया वो किसने भेजी थी? साक्षी चौंकी। मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा वो आपने भेजी होगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैंने नहीं, और दरबार से भी कोई नहीं भेजा गया था। साक्षी की आंखों में फिर वही सवाल लौट आया। तो फिर किसने भेजी थी वो चिट्ठी? क्या कोई तीसरा व्यक्ति अभी भी इस खेल में शामिल है? बीरबल ने आसमान की ओर देखा और कहा, सच कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता साक्षी। कभी कभी वो अगली पीढ़ी के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वे तय कर सके कि आगे कौन सा रास्ता चुने। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये कहानी भी यही खत्म नहीं होती? बीरबल ने कहा, हां, नहीं होती, क्योंकि हवेली की एक दीवार अब भी गुप्त है और शायद उसके पीछे एक और सच छिपा है। आनंदपुर पर जो हलचल थी वो धीरे धीरे स्थिर होने लगी थी। हवेली की खोज, पिटारा, नक्शा, उन किताबों का होना, सब कुछ अब सार्वजनिक था। पर गांव के मन में एक सवाल बार बार आता रहा, जिसने चिट्ठी भेजी, जिसने पिटारा छुपाया और जिसने रात में फसलें खराब करवाईं, उनका असली मकसद क्या था? और क्या जो लोग दोषी थे वे सजा के लायक थे, या क्या उन्हें समझाना और सजा के रास्ते अलग होने चाहिए? सभी के बीच बीरबल का शांत चेहरा सबसे स्पष्ट दिख रहा था। उन्होंने अकबर के सामने पूरे मामले की पड़ताल की और कहा कि सच को सिर्फ दंड देकर दबाया नहीं जा सकता, उसे समझकर ही सही न्याय मिल सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि दोषियों को पकड़कर दरबार में ले जाया जाए और सभी सबूतों के साथ निष्पक्ष सुनवाई हो। पर साथ ही उन्होंने गांव के लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी कि वे अपना मामला शौर्य और समझ के साथ हल करें, क्योंकि जब भी राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता है साधारण लोगों का बोझ बढ़ता है। वो दिन जब सुनवाई हुई, उस दिन पूरे प्रांत से लोग देख रहे थे। खेतों पर काम अब थम गया था। लोग दरबार के चबूतरे पर खड़े थे और साक्षी, हरिदास, राही और मुंशी सहित सभी ने शांति से अपनी जगह ली। बीरबल ने अदालत के समक्ष मामला ये प्रकार से रखा कि पिटारा असल में गांव का साझा दस्तावेज था, जिसमें ग्रामीण जीवन के जतन, पानी और खेत साझा करने के नियम और जरूरतों में बांटने की व्यवस्था थी। ये पिटारा कभी पुराने समय में किसी दरबार के प्रतिनिधि ने गांव की ओर से सुरक्षित रखा था, ताकि समय पर जरूरत में ये लोगों के काम आए। पर वर्षों में दस्तावेज खो गया, नाम बदल गए और धीरे धीरे इसे लेकर लालच और अधिकारों के झगड़े जन्म ले गए। अकबर ने पहले मुंशी को बुलाया। मुंशी की आंखें झुकी हुई थी और उसकी आवाज कांप रही थी, पर वो शीघ्र ही बोला, ये सच्चाई है कि मेरे घर के दस्तावेज इस पिटारे से जुड़े हैं। मेरी पीढ़ी इस कागज पर भरोसा कर रही थी कि हमारी जमीन और पानी के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। पर समय में जब कानून और नफा मिला करने लगते हैं, तब आदमी दूसरों के लिए भी गलत फैसले कर बैठता है। उसने स्वीकार किया कि उसने दूसरों के साथ मिलकर डर फैलाया ताकि वे अपनी बात मनवा सके। उसने कहा कि वो भय और मजबूरी में आकर उन बाहरी लोगों से जुड़ गया, किंतु उसका उद्देश्य गांव को ठीक कराना नहीं था, बल्कि अपने परिवार के हित को बचाना था। फिर उस व्यापारी को बुलाया गया
जो बाहर से आया हुआ था। वो आदमी शहर का रहा था और उसने खुलेआम स्वीकार किया कि उसने गांव को खरीदने की योजना बनाई थी। उसने कहा कि आसपास के कई गांवों में सूख और कठिनाई थी और उसे लगा कि जमीन का मालिक बनकर वो बड़ी कमाई कर लेगा। उसने बताया कि उसने कुछ पैसा देकर मुंशी और दूसरे कुछ लोगों को मोड़ा था ताकि वे रात के नक्शों के जरिए पानी की निकासी में रुकावट डालें और डर फैला दें, ताकि बाद में वे उपकार दिखाकर गांव के लोगों से भारी कीमत पर कानून और सेवाएं बेच सकें। उसका बयान स्पष्ट था। उसकी चाल सीधे लालच पर आधारित थी। अकबर ने पूछा, और पिटारा? व्यापारी ने कहा कि उसने सुना था कि पिटारे में किसी तरह का अधिकार या दस्तावेज होगा जो जमीन के पुरखे से जुड़ा हो सकता है, और यही चीज उसने चाही। पर बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा कि पिटारा सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि ज्ञान और व्यवस्था का स्रोत था। इस पर व्यापारी का चेहरा उखड़ गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि असली लाभ उसका लालच नहीं बल्कि गांव की आपसी व्यवस्था में छिपा था, और उसे निकालकर बेच देना संभव नहीं था जैसा उसने सोचा था। फिर एक बारी राही की आई। राही ने सच्चाई बताई। उसने बताया कि हवेली का परिवार वर्षों से गांव के साथ जुड़ा था, पर जमींदारों और परेशानियों ने उनकी हिस्सेदारी घटाई। जब नई शक्तियां आई, उन्हें सांसें कम पड़ गई। उन्हें लगता था कि अगर वे खुद किसी चाल से काम ले तो उनका परिवार बच जाएगा। राही ने माना कि उसने शुरुआत में केवल पाइपों में पत्थर रखे और ताले ढीले किए ताकि धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटे और वे दूसरों के पास मदद मांगे। पर उसका ये कदम कभी भी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। जब साक्षी ने पहले रात उसे रोक लिया था, तब उसने समझा कि व्यवहार गलत है, पर वो तब तक अपने डर और कर्ज में उलझ गया था और उसने गलती कर दी। इसके बाद सबसे अहम सवाल उठा, चिट्ठी किसने भेजी थी जिसने साक्षी को सच की ओर ढकेला? उस चिट्ठी ने ही आखिरकार असली पिटारे तक पहुंचने का मार्ग खोला था। हर कोई इसकी ओर देखने लगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वो पता लगाने की जिम्मेदारी स्वयं लेगा, और उसने गांव के पास के जंगल और हवेली के हिस्सों की तह में जाकर कुछ सुराग इकट्ठा किए थे। उसके पास जो प्रमाण थे वे बताने लगे कि चिट्ठी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं भेजी थी, बल्कि हवेली के ही पुराने परिवार की एक बालिका ने भेजी थी, जो वर्षों पहले गांव से दूर चली गई थी और अब किसी बीमारी से परेशान थी। ये खुलासा करते हुए बीरबल ने एक छोटा सा कागज हिलाकर रखा, जिस पर उसी परिवार के एक नाम का संकेत था। वो नाम बहुत पुराना था, गांव के इतिहास में दर्ज एक धड़कता हुआ नाम। इसके पीछे एक कहानी थी। हवेली के उन पुरखों का परिवार कभी गांव के साथ तालमेल रखता था, पर कुछ घटनाओं के बाद वे अलग हो गए। हाल ही में वे लोग शहर से लौटे थे, पर वे प्रभावित और रोगाक्रांत थे। उस वृद्ध महिला ने गांव को सुरक्षित देखकर ही चिट्ठी भेजी। उसकी मंशा स्पष्ट थी। वो चाहती थी कि पिटारे की असली मंशा और दस्तावेज सार्वजनिक होकर गांव को बचाएं, न कि किसी एक के निजी लाभ के लिए उपयोग हो। बीरबल ने कहा कि वो महिला पिटारे का असली संरक्षक समझती थी, और वो चाहती थी कि कोई युवा और निष्ठावान व्यक्ति जैसे साक्षी ही इसका प्रयोग करे। इसलिए उसने चिट्ठी भेजी और पिटारे की दिशा निर्देश दी। अकबर ने उस वृद्धा के बयान और स्वास्थ्य की जानकारी मांगी। पता चला कि उसने गांव के लिए पिछले साल ही 500 बीज और कुछ धन दान किया था, पर उसे ये जानकर घबराहट थी कि कहीं उसका जीवन काल इसके गलत उपयोग का कारण न बने। उसकी चिट्ठी इसलिए अज्ञात तरीके से भेजी गई थी ताकि बिना दबाव के सत्य खुले। बीरबल ने कहा कि चिट्ठी भेजने वाला या जिसने पिटारे को कुएं में रखा, उन सब ने वो काम गांव के हित में किया, भले ही रास्ते अलग रहें, और यही सबसे बड़ी बात है। अब निर्णय का मोड़ आया। अकबर ने पूछा कि दोषियों के साथ क्या किया जाए। व्यापारी ने स्वीकार किया कि वो अपराध के लिए दंड का हकदार है। उसने योजना बनाकर फसलों को नुकसान पहुंचाया और गांव को डराया।
मूशी ने भी अपराध स्वीकार किया पर बताया कि उसका पैतृक भय और दबाव था। राही ने भी अपराध स्वीकार किया पर सच्चाई बताई कि उसकी मंशा पूरी तरह बुरी नहीं थी। अकबर ने न्यायाधीशों से परामर्श के बाद कहा, दंड और शिक्षा दोनों आवश्यक है। उसने तय किया कि व्यापारी को सरकार दंड देगी और उसे गांव की हानि भरने का दंड सहन करना होगा। मूशी और राही को यह अवसर दिया जाएगा कि वे गांव की सेवा में लगाकर अपना दोष चुकाएं, और यदि वे ईमानदारी से काम करें तो उन्हें माफी दी जाएगी। अकबर की ये नीति कठोरता के साथ दया भी थी, और बीरबल की समझ उसी ओर थी। फैसला होने के बाद बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि पिटारे को एक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं अनाज भंडार में बदल दिया जाए, जहां दस्तावेज, बीज और ग्राम रोजगार के तरीके खुले रूप में रखे जाएं। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि ज्ञान छुपा न रहे और न ही किसी एक हाथ में रहकर दुरुपयोग हो। अकबर और गांव वालों ने सहमति दी। पिटारे के दस्तावेज, जीविका रहस्य नामक ग्रंथ और बीज अलमारी में रख दिए गए। हर साल गांव के युवा और आसपास के गांव के प्रतिनिधि मिलकर पिटारे की रिपोर्ट बनाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किसान मिलकर पानी और जमीन के नियमों पर सहमति करेंगे, और अगर कोई भेद भविष्य में होगा तो वो खुलकर चौपाल में सुलझाया जाएगा, न कि रात में चोरी छिपे करके। साक्षी की भूमिका इस फैसले में निर्णायक रही। उसने गांव के लोगों को समझाया कि भय और लालच ने ही गलतियां करवाई, पर अब मिलकर चलकर गांव को मजबूत बनाना जरूरी है। उसने कहा, असली शक्ति व्यक्ति में नहीं, समुदाय की समझदारी में है। यदि हम मिलकर चलेंगे तो कोई भी बाहर का लालची इसे अपना बना नहीं पाएगा। उसकी बात ने लोगों के दिल छू लिए। बीरबल ने अकबर को सूचित किया कि साक्षी को गांव का पिटारा पालन करता और ज्ञान संचार का प्रमुख रखा जाना चाहिए, पर यह पद स्थायी नहीं होना चाहिए। इसे 5 साल में रोटेट कर समुदाय के अन्य भरोसेमंद व्यक्तियों को दिया जाएगा, ताकि सत्ता एक स्थान पर जम न सके। अकबर ने गांव के लिए एक नया आदेश जारी किया। इलाके के चारों ओर के गांवों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर एक पंचायत और साझा पुस्तकालय गठित किया जाएगा। हर गांव से नागरिकों का रोटेशन होगा, और सरकार कुछ प्रारंभिक बीज और ऋण सहायता देगी ताकि अविस्मरणीय कठिनाइयों में लोग सहायता पा सकें। व्यापारी को दंड के रूप में गांवों के पुनर्निर्माण के काम में लगाया गया तथा उसे मुआवजा देना पड़ा जो घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई करेगा। मूशी और राही को साझा कार्यों में लगाया गया और उन्हें गांव की देखभाल के दायित्व दिए गए। राही ने ईमानदारी से काम किया और गांव के नए जलसाझा योजना में प्रमुख भूमिका निभाई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और लोगों ने उसे माफ कर दिया, पर साथ ही उसे कभी कभी याद दिलाया गया कि भरोसा जीतना समय मांगता है। वो वृद्ध महिला जिसने चिट्ठी भेजी थी, घटना के बाद गांव आई। उसे साक्षी ने अपने घर बुलाया और गांव वालों के सामने उसका सम्मान किया गया। उसने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने हमेशा चाहा था कि इस ज्ञान का उपयोग सभी के लिए हो, न कि किसी का निजी अधिकार बने। आज जब मैंने देखा कि युवा इसे समझते हैं और साझा करने का निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे सच्ची खुशी हुई। उसके शब्दों पर हर किसी का मन भर आया। उसकी आंखें ठंडी हो आई और उसने आखिरी समय में कहा कि वो खुश है, क्योंकि गांव ने उसका उद्देश्य समझ लिया था। समय के साथ आनंदपुर में बदलाव आया। पिटारा आधारित पुस्तकालय में लोग आते, दस्तावेज पढ़ते, सुनते और सीखते। बच्चों को बीज बांटे जाते, किसान मिलकर नई सिंचाई पद्धतियां अपनाते, और गांव की चौपाल अब रोजाना नहीं पर नियमित रूप से बैठती, जहां छोटे छोटे मतभेद खुले दिल से सुलझाए जाते। साक्षी का नेतृत्व वहां स्थिर हुआ। वो सिर्फ प्रबंधक न बनी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई जो सादगी, न्याय और समर्पण की मिसाल थी। बीरबल ने कुछ समय बाद आनंदपुर को अलविदा कहा, पर उनकी शिक्षा गांव के लोगों के बीच गूंजती रही। सवाल पूछो, सत्य जानो और सामूहिक हित में निर्णय लो। अकबर भी खुश हुए कि जहां दरबार का हस्तक्षेप हुआ, वहां समझ और न्याय का नया रास्ता बना।
और वो सबसे बड़ा रहस्य, हवेली की एक और दीवार जिसके पीछे कुछ और था, वो क्या था? बीरबल ने कई परतों की जांच करवा कर पाया कि हवेली के गहन तहखाने में एक और पत्रक छिपा हुआ था, जो एक पुराने समझौते की आखिरी प्रतिलिपि बताता था। उस समझौते में गांव और आसपास के लोगों ने मिलकर ये प्रतिज्ञा की थी कि वे पानी और जमीन को सामूहिक हित में रखें। पर यदि कोई बहस उठती है तो बाहरी ताकतों के बजाय गांव की स्वयं निर्धारित पंचायत पहले समाधान करे। ये पत्रक किसी झगड़े के बाद वर्षों तक छुपा रहा, और जब वो फिर से मिला तब सबने एक मौन वादा किया कि वे फिर कभी अपने अधिकार निजी हित के लिए नहीं बेचेंगे। उस पत्रक ने ही आखिरकार पिटारे के असली उद्देश्य को परिभाषित किया। वो सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि एक सामाजिक वसीयत थी। कहानी का असली संकेत यही था कि असल खजाना कभी सोना चांदी या जमीन नहीं होती। असली खजाना वो समझौता और सामाजिक अनुबंध होता है जो पीढ़ियों को सुरक्षित रखता है। आनंदपुर ने वो सबक सीखा कि भय और लालच क्षण भंगुर थे, पर एकता और पारदर्शिता स्थायी परिवर्तन लाती थी। समय आगे बढ़ा। व्यापारी ने अपनी कमाई के लिए अन्य रास्ते खोजे और गांव का नुकसान भरने में मदद की। मुशी ने गांव के लेन देन में पारदर्शिता लाई और हर काम सार्वजनिक किया। राही ने अपनी गलती से सीख ली और बच्चों को खेती के नए तरीकों के बारे में सिखाया। हरिदास पहाड़ी पर अपने खेतों में काम करता रहा और अपनी बेटी साक्षी पर गर्व से देखता। वो गर्व इसलिए नहीं कि साक्षी ने पिटारे पाया, बल्कि इसलिए कि उसके समाज को वो दिशा मिल गई थी जो वर्षों से खोई हुई थी। साक्षी ने पिटारे की किताब को गांव के नवयुवकों के बीच पढ़ने का कार्यक्रम चालू किया, और हर नए साल पर पिटा दीक्षा का समारोह हुआ, जिसमें गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे युवा साथ आते थे। अकबर और बीरबल का नाम हमेशा आनंदपुर की चुपचाप परामर्श देने वाली याद बन गया, पर सबसे ज्यादा सम्मान साक्षी को मिला, जिसने समझा कि न्याय केवल दंड नहीं, समझ और सुधार भी है। हवेली अब वीरान न रही, उसे गांव की साझा मिलावट की तरह संजोया गया। तहखाने में रखे गए दस्तावेज अब हर किसी के लिए खुले थे, और कुएं की बगल में नया चिन्ह लगा, साझेदारी का चिन्ह। कहानी का अंत ये नहीं बताता कि अब कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि ये कहता है कि जब भी कोई समस्या आएगी, आनंदपुर के लोग मिलकर खुले दिल से और पारदर्शी तरीके से उसका सामना करेंगे। हर रहस्य का खुलना यहां एक नए निर्णय की शुरुआत साबित हुआ, और यही सबसे बड़ा रहस्य था। समाज तभी सुरक्षित रहता है जब उसके लोग मिलकर उसका रक्षा कवच बनाते हैं। साक्षी जब किसी युवा के सवाल का जवाब देती तो वो सदा यही कहती, सच का सामना करो, पर उस सच को दूसरों के साथ बांटो। जब ज्ञान बांटोगे तो शक्तियां बराबर होंगी, और कोई भी लालची तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। बीरबल एक शाम वापस दरबार लौटे, पर वे अक्सर संदेश भेजते और कभी कभी गांव के मेलों में आते रहे। पर अब आनंदपुर की तकदीर गांव वालों ने खुद लिखनी शुरू कर दी थी। अकबर ने आदेश दिया कि लोगों के साथ न्याय तभी होगा जब वे अपने भूतकाल के साथ ईमानदार रहें और भविष्य के लिए समझौते लिखें। इस तरह आनंदपुर की कहानी एक पूरी दास्तां बनकर खत्म हुई। सभी रहस्य उजागर हुए, दोषियों को न्याय मिला, पर साथ ही सुधार और सामूहिकता भी हुई। हवेली की दीवार के पीछे जो अंतिम पत्र था, उसने साबित कर दिया कि कभी कभी अतीत ही भविष्य की चाबी होता है, और उसे सही हाथों में रखकर समाज ने अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। आनंदपुर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहेगा। सच्चाई, साझेदारी और समझदारी, यही अंतिम संदेश है जो तुम चाहती थी कि साफ उजागर हो और कहानी आगे न बढ़े।